Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव 2 है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पेन पेपर लेके तैयार रहिएगा। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद के सॉल्व करना है। उसके बाद मैं किस मेथड से सॉल्व करना वो देखना है। तो ऑल द बेस्ट। Let us start one by one. Question number 1. An object follows a curved path. The following quantities may remain constant during the motion. Okay. अब ये जो भी वर्ड यहाँ पे आया है दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर स्टूडेंट। मे रिमेन्स कांस्टेंट कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता। ओके, सिचुएशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी उसका सर्कुलर मोशन हो सकता है, इलिप्टिकल मोशन हो सकता है, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है, लेकिन वो कर्व पाथ रहेगा। ओके, नॉट अ स्ट्रेट पाथ। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या स्पीड कांस्टेंट हो सकता है? द आंसर इज दैट यस, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस केस में स्पीड कांस्टेंट होगा। ओके, दिस इज अ पॉसिबल करेक्ट आंसर। सेकंड जो भी है इट्स अ वेलोसिटी। अब देखिए, कोई भी कर्व पाथ अगर मैं कंसिडर करता हूँ लाइक दिस वन, कोई भी कर्व पाथ कंसिडर करता हूँ तो उसके ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ओके, अगर पार्टिकल यहाँ पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, पार्टिकल यहाँ पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल इन दिस वे। तो भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता होगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। सो देयरफॉर वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहेगा, इट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की पार्टिकल की बात करते हैं, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। Okay, so tangential acceleration is along the tangent और radial acceleration is along the radius towards the center। अब यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी होता है इट इज 0, बट रेडियल एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा। ओके, अब रेडियल एक्सेलरेशन है तो उसका डायरेक्शन कैसे होता है? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। सो ये सही ऑप्शन नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। अब लास्ट जो पूछा है, बोला है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये हो सकता है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो भी होगा 0 होगा, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन में भले ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है। इट इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर बाय आर या ओमेगा स्क्वेयर आर। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो इसका दो करेक्ट आंसर्स है। द फर्स्ट वन इज द स्पीड, सेकंड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये दो कांस्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, assume that the earth goes around the sun in a circular orbit with a constant speed of 30 km per second। ओके, तो यहाँ पे अर्थ जो भी है सन के अराउंड रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जनरली वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि सर्कुलर ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो फर्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 30 जून 90, यानी 6 महीने का ड्यूरेशन दिया है, इज 0। ओके, द एवरेज एक्सेलरेशन during the above period is 60 km per second square। थर्ड ऑप्शन दिया है, the average speed from 1st Jan 90 to 31st December 90 is 0। एंड लास्ट दिया है, the instantaneous acceleration of the earth points towards the sun। ओके, तो मुझे तो ये सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है और उसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। लेकिन ये तीन क्यों सही नहीं है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ सन, यहाँ पे सेंटर पे है और अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है अबाउट दिस सन। ओके,
तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो भी वक्त लगता है इट इज़ 1 ईयर। अब यहाँ पे 6 महीने में जो भी सन है, सॉरी जो भी अर्थ है, उसका रिवॉल्यूशन होते होते यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम अपोजिट साइड में। ओके, तो जब वो यहाँ पे था उस वक्त उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था टेंजेंशियल टू दिस ऑर्बिट, और जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उस वक्त उसका डायरेक्शन जो भी रहेगा वो ये रहेगा टेंजेंशियल। ओके, लेकिन इस पूरे दौरान उसका जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दैट ऑर्बिट। अब इनका कहना है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ओके, ये 6 महीने में कितना है, 0। अब एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला हम कंसिडर करते हैं तो वी एवरेज इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है, ओके, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो ये इतना आएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। सेकंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबोव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में, 30 किलोमीटर पर सेकंड वो दिया है इसकी स्पीड, और डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, और यहाँ पे कितना है, इट इज़ अगेन 30 किलोमीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन ये है। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ओके, सो इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज दिस वन। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो भी आएगा इट इज इक्वल्स टू 30 माइनस माइनस ऑफ 30, यानी टोटल 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की अगर बात करते हैं हम तो टाइम यहाँ पे 100 उतना ही टाइम पीरियड दिया है, तो 6 मंथ्स से कंसिडर करते हैं कि लगभग 180 डेज या 182 डेज। ओके, सो 182 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इतने सेकंड्स ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो भी दिया है सिर्फ 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, लेकिन ये जो भी आ रहा है 60 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। सो ये वैल्यू भी सही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन। द एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जन टू 31 दिसंबर इज 0। अब देखिए बेटा, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। ओके, तो स्पीड हमेशा 30 किलोमीटर पर सेकंड इतने स्पीड से वो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो उसकी एवरेज वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो उतना ही आएगा। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो 30 किलोमीटर पर सेकंड इतना ही एवरेज आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 दिया है, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वन। तो सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी है, क्योंकि जब अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द सन तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी होगा इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द अर्थ। अगर अर्थ यहाँ पे तो टूवर्ड्स द सन रहेगा, सॉरी टूवर्ड्स द सन, सो अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर पे क्या है, यहाँ पे सन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टूवर्ड्स द सन, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, question number 3. The position vector of a particle in a circular motion. The position vector of a particle in a circular motion about the origin. Sweep out equal area in equal time. Okay. Its velocity remains constant. B option दिया है. Speed remains constant. C option दिया है. Acceleration remains constant. And D option दिया है. Tangential acceleration remains constant. ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन हम देखते हैं, सिचुएशन कैसा होगा। लेट अस कंसिडर दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस वन इज अ सेंटर। ओके, और एक पार्टिकल ये मूव कर रहा है लाइक दिस वन इन दिस डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका पोजीशन जो भी वेक्टर होगा, तो पोजीशन वेक्टर इज लाइक दिस वन। ओके, सो पोजीशन वेक्टर ये है उसका। अब ये
एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो भी पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर कितना एरिया कवर करेगा, यानी क्योंकि जब पार्टिकल टी डैश इतने टाइम में या डेल्टा टी इतने टाइम में पार्टिकल ये वाला यहाँ पे पहुँचेगा, तो उसका नया जो भी पोजीशन वेक्टर होगा इट इज़ लाइक दिस वन। ओके, इट इज़ लाइक दिस वन। तो इस पोजीशन वेक्टर ने इतने टाइम इंटरवल में कितना एरिया स्वीप आउट किया है, तो आंसर इज दैट दिस वन। तो इतना एरिया उसने कवर किया है। ओके, अब उतने टाइम इंटरवल में अगर किसी और जगह पे अगर हम कंसिडर करते हैं, पार्टिकल यहाँ पे था, इतने टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया मान के चलिए। ओके, तो उसके जो भी पोजीशन वेक्टर्स होंगे, द पोजीशन वेक्टर्स आर लाइक दिस वन, और उसने जो भी एरिया कवर किया है, दिस एरिया इज लाइक दिस वन। तो इनका कहना था कि ये एरिया और ये एरिया सेम है। सो इट इज गिवन स्वीप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ओके, अब ये तभी पॉसिबल है जब इसका स्पीड, उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इक्वल एरिया वो कवर करेगा। कई स्पीड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो एरिया उतने टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं करेगा। द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द करेक्ट वन। अब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट हो सकता है क्या आंसर? नो, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो हर इंस्टेंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। थर्ड, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, अरे भैया यहाँ पे देखिए जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इट इज ऑलवेज जीरो। अब जीरो है लेकिन वो कांस्टेंट है क्या? द आंसर इज दैट यस। सो दिस ऑप्शन डी इज अगेन करेक्ट वन। सो बी और डी ये दो इसके सही आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A particle is going in a spiral path as shown in figure with constant speed. Okay, यहाँ पे speed constant है और particle ऊपर जा रहा है ऐसे। Okay, अब इसमें इन्होंने पूछा है कि A, the velocity of the particle is constant. क्या ये velocity constant होगा? The answer is that not, क्योंकि it is a vector quantity और इसका जो भी डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो हर वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा। सेकंड पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो द करेक्ट वन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट वन। कैसे देखिए यहाँ पे इसके ये जो भी पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और जस्ट लाइक सर्कुलर मोशन और ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है। ओके, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन जैसा कर रहा है और ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशंस होंगे। द फर्स्ट वन इट इज नथिंग बट द टुवर्ड्स द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस स्पीड इसका एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो स्पाइरल दो लेयर के बीच में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। उनका रिजल्टेंट जो भी होगा उसका वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, अगर ये डिक्रीज होता तो यहाँ पे इक्वल लेयर्स नहीं आते, तो लेयर्स का सिचुएशन डिफरेंट होता। सो दिस इज अगेन द रॉन्ग आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज अ C1। क्वेश्चन नंबर 5। A car of mass m is moving on a horizontal circular path of radius r. Okay, उस कार का मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे। एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज v एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट a. ओके, उसकी स्पीड इंक्रीज होते जा रही है विद दिस रेट। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। ओके, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन उस कार का रियली टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा क्या। अब यहाँ पे अगर हम सर्कुलर पाथ कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक व्हीकल को ड्रॉ करते हैं तो वो व्हीकल कुछ इस तरीके का होगा। ओके,
ओके, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन है। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है इसलिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, और एक रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा, सॉरी दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा टूवर्ड्स द टेंजेंट टू दैट पाथ। ओके, सो इस टाइप के दो एक्सेलरेशन हो गए, दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस वन इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, अब नेट एक्सेलरेशन जो भी होता है इन दोनों का वेक्टर सम होगा, और वो नेट एक्सेलरेशन इट मे बी लाइक दिस वन। ओके, सो दिस एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द दिस सर्कुलर पाथ। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी कहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, तो दिस इज नॉट करेक्ट वन, दिस इज अ नेट एक्सेलरेशन, और वो हमेशा कैसे होता है, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस टू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे व्हीकल का एक्सेलरेशन भी हो रहा है वेलोसिटी विद दिस रेट। सो देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस आर देयर, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट वन। सेकंड, the magnitude of friction force on the car is greater than mv square by r. So mv square by r ये जो भी होता है दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कार का सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है। ओके, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो फ्रिक्शन के द्वारा ही होगा। जो भी टायर्स है, टायर्स क्योंकि इस व्हीकल की टेंडेंसी सीधा जाने की होती है, लेकिन ये घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और वही फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जो भी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्योंकि व्हीकल आगे भी जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन, मीन्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है इंजन की वजह से, और टोटल जो भी फ्रिक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो ये है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा एक्ट होना चाहिए, सो दैट इट मेक अ सर्कुलर पाथ, अदरवाइज ये व्हीकल स्किड कर जाता, इस सर्कुलर पाथ से बाहर हट जाता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, the friction coefficient between the ground and car is not less than a by g. Okay, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, व्हीकल आगे की तरफ जो भी एक्सलेट हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन का रेट है 80, जो भी दिया है यहाँ पे उसको हमने 80 कंसिडर किया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब व्हीकल जो भी होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब इस व्हीकल के ऊपर इस डायरेक्शन में इंजन क्या करता है, उसको आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ही, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही व्हीकल आगे जा पाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो व्हीकल्स के जो भी व्हील्स है वही के वही घूमते हैं और व्हीकल वही पे होता। तो यहाँ पे इन व्हीकल की टेंडेंसी ये है, ये पीछे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये ग्राउंड इसको फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है आगे के डायरेक्शन में। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स जो भी है, this friction force should be equals to this external force, और external force कितना होगा, mass into acceleration। ओके, सो यहाँ पे acceleration 80 ले सकते हो या a कंसिडर करेंगे फिलहाल के लिए। अब फ्रिक्शन फोर्स जो भी है दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू m इंटू जी, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू a, सो mm गेट कैंसल, तो म्यू इज इक्वल्स टू a बाय जी। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी है, वो बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इट शुड नॉट लेस देन a बाई जी। ये a बाई जी से अगर लेस होता तो व्हीकल वही के वही स्लिप हो जाती। तो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट वन। व्हाट इज द ऑप्शन डी, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज म्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पे tan कब आता है, tan थीटा वगैरह हम जब यूज़ करते हैं तो तब बैंकिंग का अगर कंसेप्ट है तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ बोला है, देयर इज नो बैंकिंग, सो ये ऑप्शन गलत है। सो बी और सी, दिस टू ऑप्शंस आर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड v इज इक्वल टू 40 km/h। ओके, उस रोड को वैसे बैंक किया गया है,
द कार ऑफ मास m अटेम्प्ट्स टू गो ऑन द सर्कुलर रोड, वो अटेम्प्ट कर रहा है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नेग्लिजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा टायर्स और रोड के बीच में। ओके, सो म्यू की वैल्यू 0 दिया है। अब सिचुएशन कैसा है थोड़ा हम देख लेते हैं। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझो। ये जो भी रोड है, दिस इज अ बैंक रोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रोड? कि उसका लोअर एज जो भी है इस रोड का वो नीचे होगा और आउटर एज को थोड़ा लिफ्ट किया जाएगा विद दिस एंगल थीटा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रोड इज कॉल्ड एज बैंक रोड। और इसमें जब भी व्हीकल मूव होता है, जब भी कोई व्हीकल मूव होता है तो उस वक्त उस बैंकिंग के कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिलता है। ओके, तो ये है वो। तो यहाँ पे रोड बैंक होने के कारण जो भी नॉर्मल क्रिएट हो रहा है बाय द रोड ऑन दिस व्हीकल, इट इज़ लाइक दिस वन। ओके, और इसी नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस ऊपर के डायरेक्शन में आएगा जो उसके वेट को बैलेंस करेगा। इस डायरेक्शन में आ रहा है जो उसके वेट को बैलेंस करेगा। वेट इज नथिंग बट द m इंटू जी। और एक कंपोनेंट उसका जो भी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। सो ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सर्कुलर मोशन होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के कारण सर्कुलर मोशन हो पाता है। इट इज़ टूवर्ड द सेंटर। ओके, अब देखिए इस नॉर्मल यहाँ पे दो ही फोर्स एक्ट हो रहे, एक है वेट और दूसरा है नॉर्मल। नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बोला है देखिए। द कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्कीडिंग, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्कीडिंग। अब कार को टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब कार अगर प्रॉपर स्पीड से जा रहा है तो जो भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा, ओके, वो कंपोनेंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है तो कार टर्न कर जाएगा। ओके, सो ये कैन नॉट बोला है तो ये ऑप्शन गलत है, इसको हम काट देते हैं। सेकंड, if the car turns at a speed less than 40 किलोमीटर पर आवर it will slip down। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कार की स्पीड ये जो भी है अगर लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर है, सो हमें फॉर्मूला तो पता होगा बैंकिंग वाला, tan थीटा इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। Okay, so where r is nothing but the radius of curvature of this road, g is the acceleration due to gravity, v is the velocity। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो इस थीटा को मैच होने वाला v चाहिए। अगर v की वैल्यू कम है तो प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ये स्कीड कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, अगर स्पीड जो भी व्हीकल का 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है तब भी वो स्कीड करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है। सो देयरफॉर इफ द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन। सो दिस इज अ करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर the force by the road on the car is equal to mv square by r। okay, so the force by the road on the car, okay, ये क्या है? नॉर्मल फोर्स है। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स जो भी होता है वो इस साइड पे एक्ट हो रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट ये इधर एक्ट होगा, लेकिन इनका कहना क्या है देखिए, नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सो दिस इज अगेन रॉन्ग वन। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द कार, अगेन नॉर्मल की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन mg एज वेल एज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। अरे वो उस कार के वेट के ज़्यादा होना चाहिए और उस कार के वेट के सेंट्रीपिटल फोर्स के भी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए भैया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है और इसी का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को भी बैलेंस कर रहा है। तो दोनों केस में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू mg एज कम्पेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार,
ओके, ऑप्शन डी और बी ये दो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 7 क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल। ओके, कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m and finds that the particle moves in a circle of radius r। ओके, तो यहाँ पे इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद भी पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड v। अब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा एज सीन फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। सो फॉर दैट लेट्स कंसिडर हियर एक सर्कुलर पाथ हम कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन। इसके ऊपर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और हर वक्त एक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, हर वक्त एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है और उसका डायरेक्शन जो भी है इसी डायरेक्शन में है। ओके, अगर इतना ही फोर्स एक्ट होता तो पार्टिकल जो भी है वो इस साइड चला जाता, लेकिन इसका कहना है कि या इस प्रॉब्लम में कि पार्टिकल का तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ अलग टाइप के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे होंगे। ओके, डेफिनेटली कुछ अलग टाइप के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसका सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रिजल्टेंट जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है इट इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। ओके, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। सो क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो 100% पॉसिबल है। ओके, सो इसको हम काट देते हैं क्योंकि दूसरे टाइप के फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, तो ये पॉसिबल है। देर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। तो यस, देर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, कुछ अलग टाइप के फोर्सेस भी वहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। उनका रिजल्टेंट जो भी है वो इस साइड बन रहा है, यानी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर और कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उन दोनों का सभी का रिजल्टेंट ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर पार्टिकल यहाँ पे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, सॉरी टूवर्ड्स द सेंटर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। पार्टिकल यहाँ पे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, पार्टिकल अगर यहाँ पे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हैं। देर आर अदर फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल, करेक्ट है। द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस इज mv²/r टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू mv²/r एंड टूवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल कौन से? अदर फोर्सेस एंड हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सभी का मिल के होना चाहिए। सो यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ अदर फोर्सेस का रिजल्टेंट mv²/r नहीं आएगा। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस, ये सही है क्योंकि हम तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो नेट फोर्स अदर फोर्सेस की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्सटर्नल जो अदर फोर्सेस है उनकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और वो इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए रिजल्टेंट। सो इन दिस वे द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस rather than this external force varies in magnitude as well as direction। so ऑप्शन बी और डी ये दो सही है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे। आने वाले दिनों में हमें हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जितने भी अनसॉल्व MCQs है सभी को सॉल्व करेंगे। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए खुद के, बाद में अगर चाहिए तो वीडियो को देखिए कि उस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी HC वर्मा सर की किताब की एम है कि जब आप क्वेश्चंस खुदों के सॉल्व करोगे तो तभी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सीधा रेडीमेड सॉल्यूशंस देखने से कुछ भी नहीं होता है। ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाया है। ओके, कि ऐसा मत कंसिडर करें कि मैं वीडियो देख देख के सीख लूँगा कि कैसे सॉल्व करना है। आपको खुदों के सॉल्व करना है पहले, अगर नहीं जमता है तो फिर वीडियो देखना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा वॉच टाइम बढ़ना चाहिए,
ओके मेरा मकसद है कि अगर आपसे नहीं जम रहा है तो फिर मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।